नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। बजट बेहद ही नज़दीक है और हम बाजार के बड़े जानकारों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्या आने वाला है बजट में जिसकी हमको अभी तैयारी करनी चाहिए। और स्टॉक मार्केट पे स्पेसिफिकली पिछले कुछ दिनों में जो हड़कंप मचा है और लगातार बिकवाली देखने को मिली है, तो क्या ये मौका है? हर करेक्शन में बाजार एक मौका देता है, अभी तक तो यही करता है और इस बार भी बजट से पहले बाजार गिर गया है। तो आपके मन में भी सवाल होगा कि अभी खरीदें या फिर रुक जाएं। तो आज जो हमारे खास मेहमान हैं वो इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान इस समय जुड़े हैं। फर्स्ट ग्लोबल के फाउंडर एंड सीएमडी देवेना मेहरा जी हमारे साथ इससे मौजूद हैं। देवेना जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे। मैम, पहला सवाल सबके मन में यही आ रहा है, देश तो प्रगति कर रहा है, 7.4% की इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखने को मिल रही है, मार्केट्स नहीं चल पा रहे हैं, उतनी खुशी नहीं है इस बार बजट से पहले, ऐसा क्यों? हाँ, मार्केट्स तो जो इंडेक्स पे तो आपको जितना दिखाई दे रहा है, शायद आपके दर्शकों के पोर्टफोलियो में उससे ज्यादा लाल निशान होंगे। अ, जैसे कि अभी दिसंबर अंत तक जो 2025 में मूव था, उसमें इंडेक्स लेवल पे तो थोड़ी बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन जो एवरेज स्टॉक था वो फिर भी नीचे ही था। आप देखिए तो अगर बीएसई 500 को, तो उसमें लगभग 57% स्टॉक डाउन थे और 40%, 10% से ज्यादा डाउन थे, ज्यादा ज्यादा गिरे थे। तो इंडेक्स तो प्लस में था, लेकिन औसतन स्टॉक्स नीचे थे। वो तो तब भी था, और जनवरी तो और खराब ही रहा है अभी तक बाजार के लिए। जहां तक अर्थव्यवस्था, बजट और ये सब की बात है, तो एक चीज तो बहुत ही स्पष्ट हो रही है कि जो पिछले वर्ष बजट में जितना अनुमान लगाया गया था कि कितनी हम लोगों की टैक्स कलेक्शन होगी, चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स हो, पर्सनल इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, एसटीटी हो, सब में जितना अनुमान था उससे हम बहुत पीछे चल रहे हैं। तो आप यही समझ लीजिए कि टैक्स रेवेन्यू में 10%, मेरे ख्याल 10.9% का अनुमान था, उसके अपेक्षा कलेक्शन 6% है। इस बार रिफंड कम दिए गए हैं, तो रिफंड को भी आप अगर हटा लें तो 11% की बजाय अभी हमारा जो टैक्स कलेक्शन का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, वो 8% भी नहीं है। तो वो एक चिंता का विषय है। और कुछ हद तक तो जब पिछले साल बजट एस्टिमेट आए थे, उसी समय मैंने ये चीज दिखलाई थी, उस पर कमेंट किया था कि जबकि जीएसटी और कॉर्पोरेट टैक्स तो 10.5% और 10%, 7% लगभग इस तरह की ग्रोथ एस्टिमेट की गई थी, पर्सनल इनकम टैक्स काटने के बावजूद ये एस्टिमेट था कि 14.5% टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा, जो असल में खाली 1-1.5% बढ़ा है, क्योंकि आपने दरें काटी। तो मैंने तभी ये कहा था कि इसका मतलब पूरा बजट इस पर निर्भर है, आपके दर्शकों पर, मतलब कि कैपिटल, ये जो मार्केट्स में से रिलेटेड टैक्सेस हैं, उस पर निर्भर है, क्योंकि आप दर काट रहे हैं और फिर भी बोल रहे हैं कि ये इतना बढ़ेगा, और वो हुआ नहीं। और एसटीटी का भी भले ही वो आंकड़ा छोटा है, लेकिन उसमें अनुमान था कि 40% बढ़ोतरी होगी, तो वो तो लगभग फ्लैट है, इस साल कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो यही सब चीजें मिलके अब वो सरकार के पास, अब जब टैक्स कलेक्शन कम हो तो आपके पास और कुछ करने की संभावना बहुत कम होती जाती है। ये पर एक मैम और जीएसटी में भी रिफॉर्म बीच में ही आ गया है, जो भी जी, रिलीफ देनी थी वो हो गई है। तो अब वो थोड़ा मुश्किल का वक्त है। और ये भी आप समझ लीजिए कि ये चाहे टैक्स कलेक्शन हो या नतीजे हो कंपनीज के, वो निर्भर करते हैं नॉमिनल जीडीपी पे। तो नॉमिनल जीडीपी हमारा बहुत धीमे गति से चल रहा है। आपने जो इससे पहले वाला क्वार्टर था, जब था कि 8%, 4% शायद रियल जीडीपी ग्रोथ था, तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ खाली 8.7% था। तो वो ये सब चीजें तो नॉमिनल होती हैं, इनका रियल जीडीपी से तो लेना देना नहीं होता। तो आपका जो इन्फ्लेशन का नंबर, मुद्रास्फीति का नंबर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं नॉमिनल से रियल में आने में, तो वो बहुत ही कम रहा इस साल। अब वो भी एक बात है कि उतना इन्फ्लेशन कम है कि नहीं, क्योंकि अभी तक तो जितने नतीजे आए, ऑफ कोर्स अभी तक तो जो नतीजे दिसंबर वाले आए हैं वो कुछ ही
इंडस्ट्रीज में है, लेकिन जो भी है अभी फिलहाल तक तो ये है कि जितने रेवेन्यू बढ़े हैं उतना प्रॉफिट नहीं बढ़ा है, मतलब मार्जिन कम हुए हैं। तो एक तरफ हम बोल रहे हैं कि जो मुद्रास्फीति की दर है वो हिस्टोरिक लोज पे है, इतने कम इन्फ्लेशन का नंबर आया ही नहीं है। लेकिन आप कंपनियों में देखें तो जो उनका कॉस्ट लाइन है वो रेवेन्यू से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। मैम वही तो सवाल है ना कि सरकार ऐसा क्या कर दे जो इंडस्ट्री एकदम से खुश हो जाए। क्या कस्टम ड्यूटी में कुछ कट करे? बहुत कुछ तो पहले फ्रंट लोड कर चुकी है सरकार खपत बढ़ाने के लिए, जीएसटी 2.0 रिफॉर्म आपने बोला। तो क्या ये बहुत बड़ा कोई रिफॉर्मिस्ट बजट रहेगा क्या इस बार? ऐसा कुछ आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो? मैंने कहा अभी सरकार के पास पैसा इतना उपलब्ध नहीं है कि आप बोले कि हम कुछ और बहुत बड़ा कंसेशन किसी को भी दे दें। और दूसरी बात ये भी है कि अभी पिछले कुछ सालों से जो जीडीपी बढ़ रहा है वो भी बढ़ रहा है अधिकतर जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या सरकार के एक्सपेंसेस से। तो अगर आपका टैक्स रेवेन्यू उतना तेजी से नहीं बढ़ पाएगा तो आपके पास सरकारी खर्च करने के लिए भी पैसा, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए वो कम हो जाएगा। तो वो भी एक चिंता का विषय है। और दूसरी बात मेरा ये भी मानना है कि हर समय आपको खाली कंपनियों और स्टॉक मार्केट के लिहाज से ही बजट को नहीं देखना चाहिए। मेरे लिए हमेशा ये रहता है, और ये मैं लगभग हर बजट में कहती हूँ, कि मेरे लिए जो अपेक्षा होती है कि सरकार को दो तीन चीजों पर खास ध्यान देना चाहिए। वहां पर जो नतीजे आते हैं वो एक साल के नतीजे नहीं होते, वो कई सालों के होते हैं। वो है आपको शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और रोजगार पर। अगर वहां कुछ बदलता है तो लॉन्ग टर्म में वो इकोनॉमी, मार्केट सबके लिए अच्छा होता है। फिलहाल हमारा वहां पर व्यय भी कम है और वो नतीजे भी उतने अच्छे नहीं हैं कि जब तक आप शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम नहीं करेंगे तब तक आपके पास ऐसे लोग नहीं होंगे जिनको रोजगार दिया भी जा सके। मतलब इम्प्लॉयबल भी आपको होना पड़ेगा ना, तो तभी आपको रोजगार मिलेगा। तो वो है चीजें जिसमें सरकार को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके मैम, मार्केट पे क्या करना चाहिए इस पे आते हैं। क्योंकि बजट तो सरकार पेश करेगी और उससे बहुत हम बात यही कर रहे हैं कि हो सकता है कि इकोनॉमी की ग्रोथ को और बढ़ावा देने के लिए वो बजट आता हुआ नजर आए। लेकिन उससे पहले फिर वही सवाल कि बाजार में ना कोई बहुत ज़्यादा इस समय सेंटिमेंट नहीं बन रहा है तेज़ी का। और बार बार हम देख रहे हैं कि जब जब चढ़े हैं, 2025 में भी ऐसे हुआ था, जब जब चढ़े तो ऊपरी स्तरों पर कुछ टैरिफ से खबर आ जाती है रिलेटेड, या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन की खबर आ जाती है। और इस बार 2026 की शुरुआत में ही हड़कंप मचना शुरू हो गया है। तो ऐसे बाजार में आप क्या अप्रोच रख रहे हो एज अ फंड हाउस जिसको आप संभालते हो? तो क्लाइंट्स पूछते नहीं क्या सवाल कि ये क्या हो रहा है एकदम से? इक्विटी मार्केट तो बिल्कुल ही अंडर परफॉर्म कर रही है अभी। जो आपने कहा ना कि आजकल सेंटिमेंट खराब है और हड़कंप मचा हुआ है, असल में आप अगर लॉन्ग टर्म स्टडीज देखें, रिसर्च स्टडीज, और मैं खाली भारत की नहीं, खाली अमेरिका की नहीं, दुनिया में जिस भी देश में इस तरह की रिसर्च हुई है, चाहे वो पुर्तगाल हो चाहे ब्राजील हो, सेम ही चीज समझ में आती है कि सेंटिमेंट इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेटर। मतलब कि जो बाजार जो करता है वो सेंटिमेंट के विपरीत होता है। तो जब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे कि 2024 में आप समझ लीजिए जनवरी से अगस्त तक खुशहाली का ऐसा माहौल था कि लोग सोचते थे कि 30-35% कंपाउंडिंग तो कहीं गया ही नहीं। अभी लोग भूल गए इस बात को। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि कितने लोगों ने हमको कहा था कि क्यों आप रिस्क की बातें करती हैं, क्यों आप कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की बातें करती है, हम लोग को तो रिस्क लेना है, हम लोग को तो माइक्रो कैप लेने हैं, आप उस तरह की स्कीम्स लॉन्च करिए, बिकॉज वी वांट टू टेक हाई रिस्क एंड गेट हाई रिटर्न। मैंने कहा हाई रिस्क में आपका हाई लॉस तो निश्चित है, हाई रिटर्न निश्चित नहीं है। तो वो जब उस तरह का माहौल होता है ना, तब आपको सोचना चाहिए कि बाजार में बने रहें या नहीं। जब इस तरह का माहौल होता है ना, जब टीवी पर भी सब लोग अब रिस्क गिनवा रहे हैं, नहीं तो हमेशा तो बात खाली इंडिया ग्रोथ स्टोरी की ही होती थी ना, अब शायद पहली बार मैं देख रही हूँ कि इतने लोग रिस्क की बात कर रहे हैं। तो मेरे लिए वो पॉजिटिव सिग्नल है कि अगर सेंटिमेंट इतना खराब है तो अधिकतर ये होता है कि अगला जो पीरियड होता है, अगला साल या जो भी, उसमें रिटर्न औसत से बेहतर आते हैं। जब सेंटिमेंट बहुत अच्छा होता है तब फिर वो रिटर्न खराब आते हैं, जैसा कि आपने वो सितंबर 2024 ऑनवर्ड देखा। तो मुझे तो ये सिग्नल पॉजिटिव लगता है। वैसे ये बात अलग है कि बाजार में आप 1-2 साल के लिए कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं।
तो इक्विटी का जो भी आपके एसेट्स में जितना भी इक्विटी एलोकेशन है, मेरे हिसाब से ये निवेशित रहने का समय है। लेकिन इक्विटी में वही पैसा रखिए जो आपको 8-10 साल नहीं चाहिए हो। ये भी एक बात है। मैम तो अगला सवाल फिर डोनाल्ड ट्रंप को कैसे संभालें। पहले वेनेजुएला, फिर क्यूबा, फिर ग्रीनलैंड, सब कुछ ही अपने काबू में करना चाहते हैं और हड़कंप मचा रखा है, ग्लोबल इक्विटी मार्केट से प्रभावित हो रही हैं। ये आपके पहले वाले प्रश्न से कनेक्ट करके पूछ रहा हूँ। जब तक ये चुप नहीं होंगे तब तक लगता है कि अस्थिरता 2026 में बनी रहेगी फाइनेंशियल मार्केट्स में। डोनाल्ड ट्रंप को कैसे संभालें, ये तो विश्व के कोई भी नेता नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं क्या सलाह दूं इस पर। लेकिन जैसे कि अभी कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि अब आप जो भी पुराने एजम्पशन थे, जो भी पुराना स्ट्रक्चर था, उसको भूल जाइए। अब उसमें आप जो एक तरह से दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो भी यूएन से लेके जितनी नेटो, जो भी मल्टीलैटरल एजेंसीज थी, जो कुछ भी था, भले ही वो एनफोर्सेबल ऑर्डर नहीं कर पाते हो, लेकिन एक स्ट्रक्चर था, एक जगह थी जहां जाकर बातों को पे वाद विवाद हो सकता था। एक मैं कहूँ तो एक आंखों की शर्म वाली बात थी। जो रहीम का दोहा है ना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो वो जो एक आपने एक जो पहले भी अमेरिका ने बहुत सारी गलत चीजें की हैं, जैसे जो इराक से लेके और ये सब, लेकिन हर समय तब एक कम से कम एक छीना सा आवरण रहता था कि ये हम अ, विश्व के लिए कर रहे हैं, वह उस देश के जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं। अब वो सब चीजें भी भूला भुला दी गई हैं। अब है कि नहीं, हम हमको ये चाहिए तो हम ले लेंगे। तो अब तो वही हो गया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। तो अब पूरे विश्व को ही अपने आप को सोचना पड़ेगा कि आप उनके पास कितना अ, असल में क्या शक्ति है। अब आप एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। और मेरा ये भी मानना है, इसका कुछ हद तक कारण ये भी है कि जिस जनरेशन ने जो वो देखा था, जिस पीढ़ी ने वो देखा था विश्व युद्ध 2, वो अब लगभग चली गई है। एटलीस्ट दुनिया से नहीं तो एक्टिव काम से। तो वो जो उन्होंने देखा था कि ऐसे युद्ध का क्या हश्र होता है, कि दुनिया की 3% जनसंख्या मर गई थी उसमें, और उसमें भी 2/3 तो सिविलियन थे। और अ, अ, इतना बुरा हाल हुआ, वो तो मैं खाली आपको डेथ बता रही हूँ, बाकी जो इंजरीज हुई, जो उनकी फैमिलीज पे असर हुआ, वो सब तो अलग। और अब हम जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, वो किसी जमाने में आप सोचिए तो वो कॉलोनियल पावर्स की भाषा थी। जिस तरह से वेनेजुएला के लिए कहा गया कि शासक के पास एक्चुअल अथॉरिटी नहीं है, या ये ठीक शासक नहीं है। ये सब तो जब अंग्रेजों ने झांसी पे कब्जा किया या अवध पे कब्जा किया, तो इसी तरह के बहाने थे। तो अब हम लोग फिर से जो बातें 19वीं शताब्दी की थी वो अब सुन रहे हैं, लेकिन अब हमारे पास जो हथियार है वो 21वीं शताब्दी के हैं। तो अब इसका अंत क्या होगा कौन जाने। मतलब ये अब खाली ट्रेड की बात नहीं है, ये तो पूरा एक वो जियोपॉलिटिकल पावर का गेम बन गया है। और अभी तो जो कनाडा जैसे देश जो इतने चाइना के अगेंस्ट थे, अब चीन से हाथ मिला रहे हैं। अब बिल्कुल ही विश्व में कहाँ क्या होगा अभी कहना बहुत मुश्किल है। तो फिर भुगतना पड़ेगा, फिर वो तो भुगत ही रहे हैं मैम। वो ऑल टाइम हाई लेवल्स इस बार भी हासिल किए थे लेकिन नहीं टिक पाए। और हम तो देख ही रहे हैं 2024 से वैसे वाली मार्केट नहीं रही है, बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट हो गई है। गलतियां करने का मतलब, एक बार गलती हो गई स्टॉक मार्केट तो उसके बाद भुगतना पड़ता है। स्टॉक बहुत बुरी तरीके से करेक्ट हो चुके हैं, खासतौर से मिड कैप्स। तो आपको क्या लगता है 2025 वाली स्टोरी क्या 2026 में दोहराई जाएगी? क्या 2026 के लिए आपको लगता है कि मार्केट्स बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस नहीं दे सकती? मेरा ये मानना है कि 2026 में 2025 से बेहतर परफॉर्मेंस आएगा मार्केट का, जैसा मैंने शुरू में भी बोला। लेकिन आप हर तरह के स्टॉक वो चलेंगे, ये मैं आज नहीं बोल रही हूँ। जब 2024 में पूरी तेजी थी स्मॉल कैप माइक्रो कैप में, तब भी यही चेतावनी दे रही थी कि आप स्मॉल कैप का पूरा इतिहास देखें तो 2008-9 में, शायद आपके चैनल पर भी बोला था कि 2008-9 में वो इंडेक्स लगभग 80% गिरा था।
और 8 साल लगे थे वो उस लेवल वापस आने में। और वो भी कहने की बात है कि वो लेवल वापस आया क्योंकि वो इंडेक्स हर साल 20% बदलता है, तो 8 साल बाद वो इंडेक्स में शायद ही कोई स्टॉक रहता है जो 8 साल पहले था। तो एक तो ये होता है ना कि ये जो छोटे स्टॉक्स की तेजी होती है, उसमें वो एक तेजी में जो स्टॉक चलते हैं, वो जरूरी नहीं कि अगली बार उस कैटेगरी में तेजी आए तो वही स्टॉक्स चले। तो इसलिए आपको थोड़ा सा जी कड़ा करना पड़ेगा। और आप देखिए आपके पोर्टफोलियो में, और मैं हमेशा आजकल कह रही हूँ कि आप अपने डीपी स्टेटमेंट के आखिरी पन्ने तक जाएं, और वहां जो आपको मिलेंगे ऐसे स्टॉक जो आपको देखने का मन नहीं है, लेकिन देखिए उनको, कि अगर आज के भाव में आप उनको खरीदेंगे नहीं तो कृपया कर उसमें से निकल जाइए। ये याद रखिए कि भारत में जितनी भी लिस्टिंग्स हुई हैं आज तक, उसमें से 2/3 स्टॉक्स अब ट्रेड ही नहीं करते। आप समझ लीजिए वैल्यू जीरो हो गई उनकी। तो आपको जी गड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो आप ये आलतू फालतू चीजें लेके बैठे रहेंगे। ये नहीं है कि मैंने 100 में लिया था, अब 60 का भाव है, 65 का भाव है, तो जब 100 होगा तब उसमें से निकलेंगे। वो शायद कभी हो ही ना भाव, और मार्केट को कोई इंटरेस्ट भी नहीं है कि आपने कितने में लिया था। तो इसको हटाइए, और आज के दिन में जहां आपको लगता है कि जो ठीक स्टॉक्स हैं वहां जाइए। और जब भी कोई स्टॉक्स खरीदते हैं, मैं बोलते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए आप जो सबसे अच्छी चीज कर सकते हैं कि जब खरीदारी करें तब अपने को कहें कि हो सकता है मैं गलती कर रही हूं या कर रहा हूं। क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि अच्छा खासा प्रतिशत हमेशा ही गलती का होगा। गलती इन द सेंस कि वो स्टॉक वो नहीं करेगा, वो शायद बिजनेस वो नहीं करेगा जो आपने सोचा था। तो अच्छे से अच्छा फंड मैनेजर या इन्वेस्टर किसी का भी 100% छोड़ के 80% का भी स्ट्राइक रेट नहीं होता है। तो इसलिए आप पहले से ही ये सोच के चलिए कि मैं जो स्टॉक्स ले रही हूँ उसमें कुछ नहीं काम करेंगे, और उसमें से निकल जाइए जैसे ही ये समझ में आता है कि वो कौन से स्टॉक। अच्छा मैम, ये ना, ये थोड़ा कहना आसान हो गया लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना स्टॉक मार्केट पे इसलिए दिक्कत हो रही है रिटेल निवेशकों को। मैं स्पेसिफिकली रिटेल निवेशकों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रिटेल निवेशकों के पास पैसा होता है बहुत सीमित, और वो स्टॉक मार्केट में तेज़ी देख कर आते हैं कि तेज़ी बनती है, फटाफट से पैसा बनता है। अभी मैं सिर्फ 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जो लोग ऊपर रिटेल का इतना पार्टी, मेरे खुद के यहाँ पर ऑफिस में जिन जिन ने पैसा लगाना शुरू किया इक्विटी मार्केट में, बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन अचानक से वो खुशी दुख में बदल गई जब स्टॉक्स गिरने शुरू हो गए। अब उनको वो नहीं समझ में आ रहा कि पहले जो लिया था, और जैसे आपने कहा जो 100 में लिया वो 60 में आ गया, तो लगने लग जाता भैया ये मैंने क्या ले लिया। तो ये जो वैल्यूएशन, कभी तो बाजार बहुत एकदम से एक्साइटमेंट वाली देता है, बहुत ही अच्छी अच्छी वैल्यूएशन, और कभी वैल्यूएशन बिल्कुल ऐसे ज़मीन पे पड़ी होती है कि कुछ लेने का मन ही नहीं कर रहा होता, वही सेम स्टॉक। ऐसा क्यों होता है? आपने तो बहुत मार्केट देखी है, तो ना इसको रिसेशन बोल सकते, ना इसको मार्केट क्रैश बोल सकते। हाँ, आपने शायद जब खरीदा ही होगा तब सोच समझ के नहीं खरीदा होगा। मैं ये भी बोल दूं आपको, आपने खरीदा कि टेलीग्राम ग्रुप पे किसी ने बोला, दोस्त ने पार्टी में बोल दिया, चलते चलते टीवी पे कुछ सुन लिया। तो इस तरह से मैं हमेशा बोलती हूँ अपने खून पसीने की कमाई को इस तरह से मत जाया करिए। हम लोग हर दिवाली लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं, लेकिन अपने पास जो लक्ष्मी है उसको वो सम्मान नहीं देते। तो वो जरा सोच समझ कर निवेश करिए। अब वो तो खैर पुरानी बात हो गई, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अब जहां निवेश किया हुआ है एक बार जी कड़ा करके पूरी लिस्ट देखें, और जिस भी स्टॉक में आप आज के भाव पे नहीं निवेश करेंगे उससे कृपया करके निकल जाइए। अब वो कहना कि गलती कर दी तो फिर अब गलती को सुधारिए, उसका यही एक उपाय है कि आज की डेट में जो अच्छा लगता है वहां पर रहिए, पुरानी चीजों को भूल जाइए। और मैं ये भी कहती हूँ कि हर एक के बस का नहीं, हर एक क्या मैं कहूँगी अधिकतर लोगों के बस का नहीं है कि खुद से स्टॉक्स आइडेंटिफाई करें और लें। क्योंकि आप कोई नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, आप पूरा टाइम इसमें नहीं है। तो अधिकतर लोगों के लिए बेहतर ये रहता है कि आप प्रोफेशनल्स को यूज करिए, मतलब म्यूचुअल फंड, पीएमएस, जहाँ फंड मैनेजर है, फंड मैनेजर की टीम है, वो लोग देख रहे हैं कायदे से सब चीज। वहां जाइए। अगर कुछ सीखना है या खेलने का मन है तो उसके लिए 10-15% अपना पोर्टफोलियो अपने हाथ में रखिए, बाकी का प्रोफेशनल्स को दीजिए। ये मेरी अधिकतर लोगों के लिए यही राय सटीक रहती है। अब हम यही जानना चाहते हैं कि देवीना जी की प्रेफर्ड जो प्रेफरेंस है वो बाजार में कहाँ पर है। तो मैं आप थोड़ा टॉप डाउन अप्रोच रखते हैं। पहले तो आप ये बताएं, क्योंकि आप ग्लोबल इक्विटी को बहुत क्लोजली वॉच करते हो, आपसे बेहतर कौन बताएगा कौन सा बाजार आपको अच्छा लग रहा है? क्या भारतीय बाजार टॉप 3 में आ रहा है आपकी पसंद में? देखिए पिछले साल तो टॉप 3 तो क्या, बॉटम 5-6 में था भारत का बाजार। जो 2025 में 42 मेन मार्केट है उसमें 36 नंबर पे था हमारा बाजार।
डॉलर में तो कम रिटर्न दिया ही, यूरो में तो नेगेटिव रिटर्न दिया पिछले साल, क्योंकि रुपया जो है यूरो के बनस्पत 20% घटा 2025 में। अभी तो और घट गया होगा, बिकॉज आज तो डॉलर के अगेंस्ट भी रुपया नीचे ही गया है। तो वो लेकिन ये भी मैं आपको कहूं कि अगर आप प्लॉट करें तो ये बहुत बार होता है कि जो बॉटम के जो 5 देश होते हैं इसमें, इस लिस्टिंग में, वो अक्सर उसमें से 2-3 नाम अगले साल टॉप के 5 में आ जाते हैं। तो उस हिसाब से भी हो सकता है कुछ बाउंस बैक आए। बट अभी हमारी करेंसी पर भी प्रेशर है, वो भी एक चीज है। तो वो जब ये इस तरह की चीज ड्रॉप होती है तो एक करेंसी भी हम लोग को और घटाती है, जब हम लोग एक कॉमन करेंसी में ये टेबल बनाते हैं। और जहां तक बाजार में कहाँ पर रहे, एक तो मैं वैसे कहूंगी कि भारतीय निवेशकों के जो भी है उसमें एक बड़ा सा चीज मिसिंग रहती है, वो है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। तो आपके पोर्टफोलियो का कम से कम 30-40% ग्लोबल होना चाहिए। एक साथ में नहीं, तो धीरे धीरे करके वहां तक आपको बिल्डअप करना है। क्योंकि अगर आपके फाइनेंशियल गोल 10-20-30 साल बाद के हैं, तो मैं आपको यही एक स्टैटिस्टिक दे दूं कि जब मैंने काम करना शुरू किया था, नौकरी शुरू की थी, तब डॉलर 12 रुपया था। तो एक करियर में आप समझ लीजिए 90% का डिप्रिसिएशन हो गया है। तो आप ये चीज मत भूलिए कि रुपये का भाव घटता जाता है हार्ड करेंसीज के बनस्पत। और एक ये भी होता है कि आप जो कहते हैं डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, की सब कुछ आपका जो है बाकी चीजें तुम्हें, तो आप एक देश में हो ही, आप निवेश भी आपका 100% या 90% उसी देश में है, तो वो रिस्की चीज है। तो ये जहां तक हमारे ग्लोबल फंड्स और पोर्टफोलियोज का सवाल है, अभी फिलहाल पिछले साल से हम लोगों ने, पिछले साल जनवरी से, तो समझ लीजिए 1 साल से हमने अमेरिका को अंडरवेट किया हुआ, यूएस को अंडरवेट किया है, यूरोप को बढ़ाया है। चाइना हम लोग ओवरवेट थे 2024 से ही, तो वो भी अभी तक कंटिन्यू कर रहा है। तो ब्रॉडली ये अभी हम लोग के अभी वही कंटिन्यू कर रहे हैं बेट्स ग्लोबली। इंडिया का तो थोड़ा अलग है। और जैसा मैंने कहा, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चीज है कि भारतीय लोग निवेश नहीं करते हैं, इसीलिए हम एक और दूसरी बात ये भी है, लोग सोचते हैं कि खाली अमेरिका में निवेश कर लिया तो हो गया ग्लोबलाइजेशन। ऐसा नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है। तो सारे देशों में और सारे एसेट्स में निवेश करने वाला जो हम लोग का प्रोडक्ट है, वो $10,000 पे शुरू होता है। जो आप देखिए अब 9 लाख से ऊपर हो गया, थोड़े दिन पहले वो 7.5 लाख था। तो इसलिए जल्दी जल्दी ग्लोबल निवेश भी देखिए और करिए। और मैम फिर अगर इन्वेस्टमेंट के लिए सेक्टर्स पूछने हो तो आप कुछ सेक्टर्स बता सकते हैं जहां पर आपको लगता है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन आएगा और यहाँ पर एक्सपोजर आपका जहाँ पर ओवरवेट एक्सपोजर हो। हाँ, वो जरूरी नहीं किसी, अगेन अर्थव्यवस्था और बाजार अलग चीज होती है। और इसलिए कई बार बाजार में कोई चीज होती है जो आपको अर्थव्यवस्था में रिफ्लेक्टेड नहीं मिलेगी। आप 2020 का ही बात देख लीजिए, जब कोविड आया, तो अगर मैं आपको बोलती कि इतनी सारी इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू जीरो ही हो जाएगा, मतलब एयरलाइन, होटल, रिटेल, ऑटो, तो आप बोल सकते थे कि तेजी आएगी, बट आई। तो जहां तक अभी हम लोग जहां पर ओवरवेट है, वो जरूरी नहीं कि पूरे साल भर ही वहीं पे रहे। तो एक तो ऑटो कंपोनेंट्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, इसमें हम लोग लगभग 2 साल से ओवरवेट है। तो पिछले साल ऑटो ऑटो कंपोनेंट्स ने तो अच्छा किया। फार्मा के लिए वो एक तरह से कंसोलिडेशन का समय था, बट हम लोग अभी भी ओवरवेट तो हैं उसमें। और एफएमसीजी धीरे धीरे पिछले साल भर में हम ओवरवेट हो गए हैं। बैंकिंग में ओवरवेट तो नहीं है, लेकिन बैंकिंग में जितना हम लोग कब हमेशा बहुत कम निवेश रहता है, उस हिसाब से काफी रहा है। 2025 में पहले पीएसयू बैंक्स में ऐड किया, बाद में दूसरे बैंक्स में भी ऐड किया। और नया जो पिछले रीबैलेंस में ऐड किया था, वो था ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। आईटी में थोड़ा ओवरवेट होगा, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा ओवरवेट है आईटी। जैसे बैंकिंग एक तरह से पिछले साल था कि उससे पहले के अगर आप 5 साल देखें, 2020, 21, 22, 23, 24, उसमें 4 साल में बैंक निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया था। तो खाली एक 2022 को छोड़ दें तो बाकी चारों साल अंडर परफॉर्म किया था। तो एक तरह से वो साइकिल भी बनती है। तो पिछले साल वो थोड़ा आउट परफॉर्मेंस आया। मुझे कुछ लगता है कि इस बार हो सकता है आईटी उस स्थिति में हो कि लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है, और शायद अब उससे बेहतर करे। तो अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ पकड़ ली मैम, अब वो मैं पूछ के रहूँगा।
इस पूरे जो आपने अभी चीज़ें गिनवाई है इसमें मेटल्स क्यों नहीं है? मेटल्स में जिस तरीके की रैली बनी थी, क्या आप उस पे ओवरवेट थे या फिर हो अभी? हाँ नहीं, मेटल्स में भी हम लोग का है निवेश, वो रह गया, लेकिन तो बहुत ज्यादा ओवरवेट नहीं था, तो कुछ हद तक तो हम लोग जो स्टॉक्स थे उसमें हमने देखी तेजी, बट ये मैं नहीं कह सकती कि हम लोग बहुत ओवरवेट हो गए थे पहले से और बहुत ज्यादा उसमें पैसा बना लिया। तो वो एक्चुअली कमोडिटी तो का अब साइकिल पकड़ना थोड़ा अलग होता है, और दूसरी बात ये भी होती है कि अक्सर कमोडिटी की रैली बहुत लंबी नहीं चलती है, क्योंकि ये बाकी रैली से आप समझिए सब जगह खुशहाली फैलती है, लेकिन जो कमोडिटीज होती है वो ज्यादा इंडस्ट्रीज के लिए इनपुट का काम करती है, तो कमोडिटीज का प्राइस बढ़ना बहुत सारे लोगों के लिए नेगेटिव होता है, बहुत सारे और जो इंडस्ट्रीज होती है उनके लिए नेगेटिव होता है, इसलिए हमेशा दबाव बनता है कि कमोडिटी का प्राइस कम करिए। और दो चीजें जो भारत में मेटल्स को एक तरह से और कुशन मिला था, एक तो एंटी डंपिंग ड्यूटी काफी सारे मेटल्स पे लगी, और दूसरा ये जो अभी रुपया गिरा है डॉलर के बनस्पत, तो चाहे वो कंपनी निर्यात नहीं भी कर रही हो, लेकिन जो भाव होता है मेटल का वो डॉलर प्राइस से ही इंगित होता है, तो वो चीज अभी उसके कारण भी जो आखिरी के कुछ महीने हैं उसमें वो एक बड़ा बूस्ट मिला। मैम पिछली बार जब आपकी मेरी बात हुई थी तो आपने बोला था कि हमारी जो दादी नानी कर गई वो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट थी, और उन्होंने कंसिस्टेंटली खरीदे सोने के सिक्के या फिर चांदी, जो भी त्योहारों पे चांदी के सिक्के लेते हैं, तो वो तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो गई। लेकिन अब क्या, और एकदम से जो तेज़ी बनी है खासतौर से चांदी पे, तो इस पे क्या ये आप अभी बुलिश हो? क्योंकि अभी जो रील्स बनती हैं और जो सोशल प्लेटफॉर्म पे बम्बारमेंट होती है ना, तो स्क्रीन टाइम तो बढ़ी जा रहा है, और जिन्होंने नहीं खरीदा उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है। भाई ये कैसी चीज़ है जो 20-20 हज़ार 15-15 हज़ार रोज चढ़ती है चांदी प्रति किलो? तो आप क्या सजेशन देंगे? क्या ये फोमो फैक्टर है, क्या इसमें सट्टा लग रहा है, या फिर वाकई कुछ डिमांड ऐसी जनरेट हो गई जो हमने कभी नहीं देखी? हाँ, मैं बोलने ही जा रही थी कि फोमो फैक्टर होता है, और आपको किसी भी चीज में, मतलब खाली सोना चांदी में नहीं, किसी भी चीज में फोमो में पढ़कर निवेश नहीं करना चाहिए। ये आप बात गांठ मान लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है, वो एक रिचर्ड ब्रांसन का बड़ा अच्छा कोट है कि अपॉर्चुनिटीज आर लाइक बसेस, देयर इज ऑलवेज अनदर वन कमिंग अलोंग। तो जो बस निकल गई, जो ट्रेन निकल गई, और भागती ट्रेन पे चढ़ने की कोशिश मत करिए, आ जाएगी अगली ट्रेन या बस। तो जहां तक सोने चांदी का सवाल है, देखिए हमारी दादी नानी के समय एक चीज अलग थी, वो थी कि उस समय आप बाहर निवेश नहीं कर सकते थे, आप बाहर की कैपिटल मार्केट में निवेश नहीं कर सकते थे, खाली सोना चांदी ही ऐसी चीज थी जो आपको, ये जो मैं बता रही थी कि रुपया गिरता जाता है, उसमें आपको हेज कर सकती थी। तो इसीलिए आप डॉलर में अगर सोने का प्राइस चार्ट देखें तो वो इक्विटी से ज्यादा वॉलेटाइल। जो 1980 में सोने का हाई बना था, 19 साल बाद सोना उससे 60% कम था। 1980 का हाई निकला है 2007 में, 27 साल बाद। और ये नहीं कि ये एक ही बार ऐसा हुआ, 2007 के बाद जो नया हाई बना था वहां से भी 40% घटा सोना। तो डॉलर में तो सोना बहुत अप डाउन होता है। वो रुपया में चार्ट इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो रुपया डेप्रिसिएशन का चार्ट है। तो सोना, अब आप बाहर निवेश कर सकते हैं, तो आपको ये पूरे का पूरा खाली सोना चांदी से नहीं खेलना है। हमारे जितने भी मल्टी एसेट पोर्टफोलियोज हैं, चाहे वो भारत के या ग्लोबल, हमारे पास है सोना चांदी, पर सिंगल डिजिट एलोकेशन, मतलब 10% से कम ही रहा है हमेशा। तो ये ऐसी चीज नहीं जिसमें आप 30-40% जाएं। और जहां तक इंटरनेट रील्स का सवाल है, उससे तो दूर ही रहिए, क्योंकि होता यह है कि जो भी आपको ये सब रेकमेंड करता है उसके लिए उनको पैसे मिलते हैं, लेकिन वो ये बताते नहीं है कि हम ये ऐड कर रहे हैं। ये बताते ऐसे हैं जैसे कि हम आपको कुछ सिखा रहे हैं। तो उस सब से, चाहे वो क्रिप्टो की बात कर रहे हो, चाहे किसी भी चीज की बात कर रहे हैं, तो जरा सावधान रहिए। तो दिव्याना मैम, इस चर्चा को यहीं पर ही समाप्त करते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पे हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बजट से पहले बिस्तर को अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। शुक्रिया, शुक्रिया।